मैं जो आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया उसके समर्थन के में बोलने के लिए खड़ा हूं। काटन साहब ने से बताया कि किस प्रकार से आज लोगों का विश्वास जो इस सरकार के खिलाफ पनप रहा है और जो सरकार मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं कि प्रजातंत्र में जो चुनाव होता है वो जनता करती है, जनता की वोट से सरकार बनती है। परंतु कम से कम इस सदन को ये तो बता दें कि जनता ने तो वोट पाए, उन्हें कौन से इंतजाम करे थे? ईवीएम के करे थे, पैसे से करे थे, वोट चोरी से करे थे। और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस प्रकार हरियाणा के अंदर एक ब्राजील की महिला 22 वोट बने हुए वो कर गई। आपकी जो सरकार है ये अनडेमोक्रेटिक वे से बनी सरकार, परंतु जब सरकार बन जाती है, जब राजा कोई बन जाता है, सरकार बन जाती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। आज उस जिम्मेवारी को आप निभाने में विफल रहे हैं, इसलिए इस जनता का विश्वास हरियाणा प्रदेश की इस सरकार से हटा है। किसी भी सरकार की मुख्य जिम्मेवारी होती है जो एक लोगों की बेसिक जरूरत है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, व्यापारियों की सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान का फसल का रेट मिले, समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले। परंतु आज इन सब चीजों से ये सरकार पूरी तरह विफल रही। हरियाणा प्रदेश डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश का भाईचारा दूसरे प्रदेशों में भी इस बात के लिए माना जाता था कि हरियाणा प्रदेश के किसी गांव का व्यक्ति अगर किसी दूसरे गांव में जाता था, चाहे वो उसके गांव की किसी भी जाति की लड़की रहती हो, किसी भी उसके विरोधी की लड़की हो, उसके घर जाकर उसका सम्मान करके आता था। ये हरियाणा प्रदेश का भाईचारा था। परंतु डिप्टी स्पीकर सर, पहले भी इसके लिए प्रयास किए गए कि हरियाणा प्रदेश में इस भाईचारे को कैसे तोड़ा जाए। हरियाणा प्रदेश की जनता बधाई के पात्र है कि जिन्होंने अपने भाईचारे को बरकरार रखा। हालांकि हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, 32 से ज्यादा लोग मारे गए। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत बुरा वो समय था जब ये इस प्रकार की घटनाएं हरियाणा में घटी। परंतु डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हम विधानसभा में चुन के आते हैं, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे मंत्री है, पहले ये शपथ लेते हैं कि हम जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर प्रदेश के लिए काम करेंगे। परंतु मुझे आज कहते हुए ये दुख है कि इस विधानसभा के अंदर भी कि ऐसे एमएलए, एमपी बैठे, मंत्री बैठे, हम एमपी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा बैठे हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हरियाणा प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का जा रहा है। किस प्रकार से डिप्टी स्पीकर सर सोशल मीडिया के ऊपर आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया एक सीनियर आईपीएस अधिकारी का कि किस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या करी, एक एएसआई ने आत्महत्या की। उस समय के भी अगर आप सोशल मीडिया के निकालोगे, उस समय भी हरियाणा में जातीय दंगे करवाने के प्रयास किए गए। किस प्रकार कहा हम हरियाणा प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ऐसे हरियाणा प्रदेश को बांट के अगर चलाना चाहेंगे तो डिप्टी स्पीकर सर, मेरा ये मानना है कि टाइम तो मैं कोई बात नहीं, मैं अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ स्पीकर सर। अभी तो मैं अविश्वास किस लिए ले आए हैं इन बातों को जिक्र करूंगा। डिप्टी स्पीकर सर, अविश्वास तब होता है जब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती,
अब शिक्षा मिले कैसे? स्पीकर सर, 1,22,000 पद स्वीकृत हैं और उसमें से 29,000 यानी कि 25% से ऊपर खाली पड़े हैं। 50% से ऊपर प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। स्कूलों के अंदर ऐसे हालात हैं कि जर्जर हालत में है। और डिप्टी स्पीकर सर, पिछली विधानसभा में मैंने कहा था कि इस प्रकार की जर्जर हालत में कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। हमने कहा था कि जहां स्टेडियम है खेल के स्टेडियम के अंदर जर्जर हालत है, कहीं गेट नहीं है, कहीं दीवारें नहीं है, कहीं घास उगा पड़ा है। इस जर्जर हालत को डिप्टी स्पीकर सर, अगर समय रहते ये सरकार संभाल लेती तो हमारे 2 होनहार खिलाड़ी जो इस देश का नाम रोशन कर रहे थे उनको अपनी जान से हाथ धोना ना पड़ता। डिप्टी स्पीकर सर, ये सारा सरकारी अव्यवस्था की वजह से उन 2 हमारे खिलाड़ियों को खोना पड़ा। इसी प्रकार हेल्थ की बात कर लें। हेल्थ के अंदर डिप्टी स्पीकर सर कितने ही पद खाली हैं। डॉक्टर्स का जिक्र तो मंत्री जी ने किया, परंतु जो जरूरी है फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के डिप्टी स्पीकर सर 30% पद खाली पड़े हैं। अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं है और किसी अस्पताल के अंदर दवाई है तो दवाई देने वाले नहीं है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो कौन दवाई देगा? और कोई दूसरा दवाई देगा, उल्टी सीधी दवाई दे देगा, उससे मरेगा, तो कैसे विश्वास कर ले जनता? इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर सर, रेडियोग्राफर के 25% पद खाली पड़े हैं, लैब टेक्नीशियन के 30% पद खाली पड़े हैं, एमपीएचडब्ल्यू के 25% पद खाली पड़े हैं, एमपीएच फीमेल के 20% पद खाली पड़े हैं। तो किस प्रकार करेंगे? और तीसरी बात, लोगों की जान माल की सुरक्षा की है। डिप्टी स्पीकर सर, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कदर अपराध बढ़ गया कि हमारा एक छोटा सा कस्बा लाडवा मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र है। वहां के एसएचओ ने स्वयं माना कि 9 व्यक्ति को सुरक्षा दी हुई है प्राइवेट आदमियों को, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है। इस प्रकार कितने ही आईलेट सेंटर पे गोलियां चलती हैं। और डिप्टी स्पीकर सर, हम इसको कैसे इन चीजों को दूर करेंगे कि आज एक हमारे यहां पर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांस्टेबल के 38.9% यानी कि 39% कांस्टेबल के पद खाली पड़े। अगर कांस्टेबल के पद ही नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर सर, उनकी सुरक्षा का अभी जिक्र कर रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी जिक्र आया। वो भी मनीषा भी किसी की बेटी थी जो लुहारू की मारी गई। किस प्रकार डिप्टी स्पीकर सर ये कांड उठते? डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पुलिस में महिलाओं की भर्ती है वो हम 8वें स्थान पे। महिलाओं की भर्ती नहीं करते पुलिस में, तो किस प्रकार डिप्टी स्पीकर सर इसको हम कहें कि इस सरकार पे हमारा विश्वास है? डिप्टी स्पीकर सर, सरकार बहुत लंबे चौड़े वादे करती है और कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश इस देश का पहला प्रदेश बन गया जिसने 24 जिन्सों के ऊपर एमएसपी दी। डिप्टी स्पीकर सर, एमएसपी हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से, अगर हम अपने एरिया का जिक्र करूंगा मैं, धान की फसल आती है। पिछले विधानसभा सत्र में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी धान का घोटाला हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि सबूत ला कर दो। मैंने कहा कि आपके लाडवा लगभग 50 करोड़ रुपए किसानों की जेब से नमी के नाम से काटे गए और आज स्वयं मानते हैं कि घोटाला हुआ है। आज कहते हैं कि हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी चार्जशीट कर दिए गए, आज फूड सप्लाई के अधिकारी कर दिए गए। डिप्टी स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि किसान की फसल इस प्रकार गई
500 से 600 रुपए क्विंटल का काला दाना बताकर इस पर भी लोगों को फिर समय कटता है। आप पे तो मेरा अधिकार है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। तो डिप्टी स्पीकर सर, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 500-600 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान का लूटा गया। आज आप इसकी इंक्वायरी कराएं। और एक तरफ तो डिप्टी स्पीकर साहब की बरसात ज्यादा होने की वजह से किसान की यील्ड कम हुई और दूसरी तरफ उनको रेट कम मिला और तीसरी तरफ मंडियों में फसल कहां से आई। मैं बताता हूं डिप्टी स्पीकर सर, ये लगातार सरकार को चूना लगा रहे हैं। मैं बताता हूं ये घोटाला कैसे है। आज आप उनको तो पकड़ रहे हो जो सेक्रेटरी है या फूड सप्लाई के या वेयर हाउस के हैं, उन नेताओं को भी पकड़ो जिनकी सह पे ये घोटाले होते आए लगा। डिप्टी स्पीकर सर, ये सेलर वाली की मिली भगत से जो पीआर धान है और जो बासमती धान है, पीआर धान जो होती है वो सरकार खरीदती है और बासमती धान सरकार नहीं खरीदती, परंतु 1509 हो 1100 21 हो जो धान बासमती में आती है उनकी बिलिंग होती है डिप्टी स्पीकर सर, उनकी बिलिंग होती है गवर्नमेंट के खाते में और वो जाती है मार्केट में बिकने के लिए और बिहार से चावल आता है मिली भगत से सरकार के लाने के लिए। इसका चूना लगा है। मैं ये मांग करता हूं कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सीबीआई करे और जिन दोषी हैं उनको तो सजा मिले ही मिले डिप्टी स्पीकर सर, लोगों को भी मुआवजा मिले जिन लोगों को 500-600 रुपए क्विंटल के कट लगाकर लूटा गया है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सर, मैं बात करूंगा किसान के यूरिया। जब यूरिया की जरूरत होती है, हमारे मंत्री हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, वो कह देते हैं यूरिया की कमी नहीं है। परंतु यूरिया मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर सर, जब बिजाई के समय डीएपी चाहिए और बाद में यूरिया चाहिए, नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे? आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, कल की अखबार में घनश्याम हमारी प्लाईवुड की फैक्ट्री में और वहां पर यूरिया पकड़ा गया। यूरिया किसान की बजाय प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बिकता है डिप्टी स्पीकर सर, और जब किसान लेने जाता है उसके साथ दवाई लगा देते हैं। तो फिर इस सरकार पे डिप्टी स्पीकर सर कैसे विश्वास किया जाए? इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट और, मैं तो समय आप लोगों का कटेगा जी, 2-4 मिनट और लगाएंगे डिप्टी स्पीकर सर। मैं कहना चाहूंगा डिप्टी स्पीकर सर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अभी मैं जब बिल लाए थे तो मैं कहना चाह रहा था, जब टेंडर की बात आदित्य देवलाल ने की, डिप्टी स्पीकर नगर परिषद, डिप्टी स्पीकर सर, नगर परिषदों के अंदर तो एक ऐसा हाल बना दिया गया कि टेंडर एक होता है, फिर सेक्शन 35 के तहत करोड़ों रुपए के उसी को टेंडर दे दिए जाते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये जो सेक्शन 35 है, ये इमरजेंसी के लिए होता है, भी कोई आए तो लगा दो, परंतु उस सेक्शन 35 के जरिए कितने ही टेंडर करोड़ों रुपए थे अपने आदमियों को देकर डिप्टी स्पीकर सर उनको लूटने का काम करते हैं। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सर, कानून व्यवस्था का जिक्र काफी आ गया। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो सरकार जनता का विश्वास खो देती है, एक आईपीएस की 7 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं होती क्योंकि उनकी पत्नी भी आईएएस है, उसका विश्वास भी सरकार से उठ चुका था। आम जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। और मेरे मित्र कह रहे थे, मेरे क्या तो तुम अपनी अंतरात्मा का वोट दे दियो, तुम भी अगर अंतरात्मा से वोट दोगे तो ऐसी सरकार जो लोगों की मुद्दे पर खरा नहीं उतरी,
निश्चित रूप से आप भी उन्हें होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी। माननीय महिपाल जी, माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आज विपक्षी दल ने हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सर एक बहुत अहम इशू रह गया, मैं आपसे करना चाहता हूं। कोई और उठा सिर्फ एक मिनट डिप्टी स्पीकर सर, मैं आप सबके लिए भी है, हम सबके लिए सोचने का विषय है। डिप्टी स्पीकर सर, पिछले दिनों जो हमारा प्रस्ताव था अलग विधानसभा बनाने का, हमने अखबार में पढ़ा कि केंद्र की सरकार ने उसे वापस भेज दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगा कि हम सब लोग बैठे हैं, ये चंडीगढ़ हमारे हरियाणा प्रदेश की राजधानी है, और जिस टाइम पंजाब का बंटवारा हुआ था 40-60 के रेशो में मिली थी। अब हमें यह तो बता दिया जाए कि चंडीगढ़ में हमारा स्टेटस क्या है। जब हम अपनी हरियाणा की विधानसभा के लिए जगह नहीं मिलती, तो फिर केंद्र सरकार हमें किस उस पर रखना चाहती है। तो आज समय आ गया, सभी साथियों से कहूंगा कि आज एक निर्णय लो, लड़ाई लड़ो, केंद्र सरकार की कहो कि हमें पैसा दो, हम तो अपनी राजधानी यहां बनाएंगे और धना कहेंगे कुरुक्षेत्र से बढ़िया जगह कोई नहीं है, वहां पर हरियाणा की राजधानी बनाओ, ताकि भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, गीता की जन्मभूमि है। आप तो आकर दो, इनकी तो करा लूंगा, हम तो आकर दो, इनकी तो करा लूंगा। आप आज समय आ गया कि अपनी राजधानी बनाओ। माननीय डिप्टी कह रहे हो, मेरा विचार सुन लो। ये सरकार अपने हित को सुरक्षित रखने में विफल है। एक स्पीकर आते हैं कि हम जगह देंगे, अब कोई कहता है यह जगह खरीद नहीं सकते। अरे चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? राजधानी हरियाणा की है कि नहीं है, ये तो जवाब दो। गृह मंत्री ये जवाब दे। अगर हरियाणा की राजधानी है तो हमारे को कैसे वंचित कर सकते हैं? हमारे जब हमारी बोलने की बारी आएगी हम जवाब देंगे, मैं जवाब सुन ले, बैठ जाए, ना छोड़कर। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? बिल्कुल बताएंगे, ये बताओ, बिल्कुल बताएं। ये बताओ, क्या बताओ? अभी आपके मेंबर बोल रहे हैं, जब बोलने की हमारी बारी आएगी हम बोल लेंगे, तब आप सदन छोड़ के मत जाना। आपने मेरा नाम ले कहा था, इस वास्ते पकड़ा हुआ, समझे नहीं? मेरा ले रहे थे ना, चंडीगढ़ का स्टेटस है नहीं। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? ये सरकार की जिम्मेवारी बताना। हमारी राजधानी है नहीं है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? वो जवाब देंगे जब समय। आनी कृष्ण बेदी जी। माननीय डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा खिलाड़ी, महिला, सैनिक, पूर्व सैनिक, सभी के हितों की रक्षा करने वाले सौम्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, विपक्षी दल ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इस विधानसभा में रखा है। मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं, और जिन विषयों को लेकर विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आया है, अभी तक 2 वक्ता बोले हैं, दोनों के 20 पॉइंट है, मैंने वैसे गिन लिए, और 20 में भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही विषय को बार बार रिपीट करेंगे, सभी लोग भी करेंगे, मैं भी बाद में बोल सकता, मन भी यही था, परंतु मुझे डाउट है कि ये विपक्ष के लोग पहले तो विधानसभा से नियम करने के बाद बाहर नहीं जा रहे थे, अब आपको मार्शल लगाने पड़ेंगे, अब ये रुकने के लिए। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था, लॉ एंड ऑर्डर पर ले आए, और जब मोशन मूव किया सब कुछ अपने सुना के, जब हमारी सुनाने की बारी आई फिर बोलने दीजिए, एक बार जाएगी, बोल रहे ना, बोलो जी। मैं जिन आरोपों को लेकर विपक्ष इस किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हित की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसमें
आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, किसान हित सर्वोपरि हित हैं हमारी सरकार के, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 विषयों पर विशेष जोर दिया है। इनमें किसान, गरीब, महिला व युवा शामिल है। उनका मानना है कि हमारे प्रदेश के प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही संकल्प को पूरा किया जा सकता है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए हम हरियाणा में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9,127 करोड़ रुपए क्लेम के अब तक देने का काम किया। अब किसानों को फसल खराब होने पर जो विपक्ष बार बार ये बात उठा रहा है, तुरंत मुआवजा मिल रहा है। हरियाणा में बीते 11 वर्षों में फसल खराबे के लिए 6,601 करोड़ रुपए प्लीज जाइयो ना। अच्छा, तेरा 100 लगा कुलदीप जावा जी, ठीक। विधायक जी प्लीज, वो आप मित्रों, जो बोल रहे थे नहीं बोले आप। 6,601 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल खराबे के मुआवजे के रूप में किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक अभी तक राशि दी जा चुकी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा देने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। और उनकी फसल का खरीद का भुगतान 48 घंटे के अंदर देने वाली कोई सरकार है तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। और पूरे देश के अंदर ऐसी प्रथम सरकार है जिसने किसान की प्रत्येक फसल को एमएसपी में खरीदने का वादा किया और केवल वादा नहीं किया, उनको खरीद कर भी दिखाया और किसान के खाते में उसकी पेमेंट पहुंचाने का भी काम किया तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार। हमने पट्टेदार किसानों को, और ये अशोक अरोड़ा जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, भाई मनदीप चट्टा जी यहाँ पर बैठे हैं और ये भाई देवेंद्र हंस भी बैठे हैं। सबसे ज्यादा मामला पट्टेदारों का इन लोगों को फेस भी किया और लड़े भी हैं। किसानों को, पट्टेदार किसानों को भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया। पहले जमीन के कब्जेदार मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया। इस प्रकार हमने सामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देना नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज ये पोल्यूशन की बात करते हैं, अपने टाइम में जब टाइम था किया कुछ नहीं। के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई सरकार कामयाब है तो हरियाणा की सरकार है। प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ की यदि किसी ने की है तो वो नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने की है। और 1,434 करोड़ रुपए की हमने किसानों को प्रोत्साहन राशि पराली अवशेष न जलाने के लिए उनको प्रोत्साहन के रूप में देने का काम किया। किसानों की फसलों की मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें 46 बागवानी फसलें शामिल है। सब्जियां व मसाला फसलों में 30,000 रुपए और फलों में 40,000 रुपए यदि बागवानों को मदद देने का काम करते हैं तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार करती है। जहां से मैं पहले विधायक रहा वो शाहबाद एरिया आलू का सबसे बड़ा एरिया था। वहां पर आलू का किसान हर वर्ष परेशान रहा करता था। ये सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यदि भावांतर भरपाई किसान को देकर आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, इन सब चीजों के सब्जी उगाने वाले किसानों को राहत देने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया और नायब सिंह सैनी जी। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी बनाता। ऐसा ही 100% प्योर नेचुरल पतंजलि हनी जो 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है, इसे हम आप तक पहुंचाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।
1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।